Hello friends, welcome to my channel Ojasvi ki Pathshala. Today we will start chemical kinetics part 3 and we will study factors affecting rate of reaction. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी और एक एक करके हम सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन का रेट है वो आपको पहले ही बताया है कि जो रेट है रिएक्शन की उसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन होती है. एक होता है रिएक्शन कैन बी आइदर फास्ट और इट कैन बी स्लो. ओके, ये सारी चीज़ें हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे टाइप्स, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट और फिर आप यहाँ आके समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि फैक्टर्स किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करते हैं वो 6 हैं. ओके, फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, then concentration of reactant and product, then intensity of light, catalyst and temperature. Okay, so total 6 factors are there. अब वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक फैक्टर को. तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे. नेचर ऑफ रिएक्टेंट को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर. अब इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी एक आदमी है, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो हम उसको कैसे जज करेंगे. उस पर्टिकुलर इंसान को अगर तुम्हें जज करना हो तो तुम क्या कहते हो कि जो वो बाहर से जैसा दिख रहा है, कलर, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके हेयर्स कैसे हैं, आईज कैसी हैं, वो सब उसके बारे में क्या बताता है. वो जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, दे टेल अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन. ओके, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कि वो अंदर से कैसा है तो वो उसकी क्वालिटी, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इसके बारे में बताएगा. तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल की बात करते हैं. तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका फिजिकल नेचर और दूसरा होता है उसका केमिकल नेचर. ओके, फिजिकल नेचर में हम क्या बात करते हैं कि जैसे उसका स्टेट क्या है, उसका साइज क्या है. ओके, स्टेट, साइज, कलर, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. ठीक है, और केमिकल नेचर में हम उसके रिएक्टिविटी को देखते हैं. ओके, वो किस तरह से रिएक्टिव है या किस तरह से रिएक्शन कर रहा है किसी अदर कंपाउंड के साथ या अदर मॉलिक्यूल के साथ. तो ये हो गया फिजिकल और केमिकल. तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या है फिजिकल और केमिकल में. फिजिकल में क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टेट. स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे कि वो गैसियस फॉर्म में है, वो लिक्विड है, या फिर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, तो आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि थोड़े दूर दूर होते हैं. ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई इन केस ऑफ गैस. लिक्विड के केस में क्या होता है कि यही डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और सॉलिड के केस में क्या होता है कि ये डिस्टेंस एकदम ख़त्म हो जाएगी और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं. तो अब क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं मूव करने के लिए इधर उधर, तो इसलिए क्या होता है कि ये ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे रिएक्टेंट के साथ. तो अगर मान लो हमें गैस, लिक्विड और सॉलिड को ऑर्डर में अरेंज करना हो कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो गैस इज मोर रिएक्टिव देन लिक्विड एंड लिक्विड इज मोर रिएक्टिव देन सॉलिड. तो मतलब क्या हुआ कि जो गैस है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सॉलिड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है. राइट, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एक बंदे का एग्जांपल लेते हैं. वो बंदा जो है वो पूरे दिन बाहर घूमता रहता है, इधर उधर टहलेगा, तो उसको आप देखोगे कि उसके बड़े सारे दोस्त होंगे, बड़े सारे जानने वाले लोग होंगे. लेकिन कोई एक बंदा है जो घर में ही दिन भर रहता है, एक कमरे में अपने आप को बंद रखता है, तो उसके जानने वाले बहुत कम होंगे, उसके दोस्त बहुत कम होंगे. ठीक है, तो ये कम होने का क्या मतलब हुआ कि उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम है. ठीक है, तो इसको एक नॉर्मल लाइफ से, हमने लाइफ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझा है कि क्यों गैस का जो है वो
इम्पॉर्टेंट है या रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड दे दिया और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसका रिएक्शन रेट जो है ज़्यादा होगा, या फिर आपको इसको अरेंज करने को पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इसका रीज़न पूछा जा सकता है कि गैस क्यों हाईली रिएक्टिव है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन गैस के केस में क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं रिएक्ट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्टेट के बाद एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैरेक्टर जो है रिएक्टेंट का, ठीक है। तो होमोजेनस में होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, राइट। और हेट्रोजेनस का मतलब हेट्रोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि इसको सिंपल स्टेट से ही कंपेयर करते हैं। तो होमो का मतलब सिमिलर, सिमिलर स्टेट के अगर कोई भी रिएक्टेंट है तो उनमें रिएक्शन बड़ी तेजी से होगा। जैसे कि अगर गैस का गैस के साथ रिएक्शन कराओ तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, लेकिन अगर गैस का सॉलिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो काफ़ी स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि कोई दो बदमाश बच्चे हैं, उनमें बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक अच्छे और एक बदमाश बच्चे में भी दोस्ती होगी, बट इट विल टेक टाइम, राइट। तो इसी तरीके से अगर होमोजेनस रिएक्टेंट है तो वो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर हेट्रोजेनस है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंपैरेटिवली स्लो होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना हो तो होमोजेनस विल हैव ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन देन हेट्रोजेनस। ये हो गया आपका फिजिकल का। अब क्या है, केमिकल देखते हैं। केमिकल जो है वो दो चीज़, वो डिपेंड करता है बॉन्ड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एलिमेंट है या ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, और एक आपके पास रिएक्टेंट है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर जानते होंगे या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो आयनिक बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कोवेलेंट से कम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, NaCl का अगर रिएक्शन हम कराते हैं AgNO3 के साथ तो ये बना लेगा AgCl का प्रेसिपिटेट, और NO3 जो है वो आपका NaNO3 जो है वो बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि NaNO3 AgCl जो है वो आपका क्यों बन रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे आयंस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वीक आयनिक फोर्स से ये बाउंडेड होते हैं, मतलब Na+Cl माइनस देन Ag+NO3 माइनस, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या होता है कि जब इनमें रिएक्शन कराते हो या इनको आपस में मिक्स करते हो तो ये फटाफट से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और नए मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें रिएक्शंस बड़ी फास्ट होती हैं। लेकिन अगर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखे हैं, जैसे क्लास ले लेते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो आपने देखा है कि कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड होता है अल्कीन, अल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, जो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल है ये बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो आप देखोगे कि अल्कीन से अल्काइन की तरफ क्या हो रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता जाएगा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, और रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इंक्रीज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको इनमें कंपेयर करना हो कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, सो अल्केन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड अल्काइन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जो है मोस्टली सॉलिड रिएक्टेंट्स के केस में देखते हैं, सॉलिड रिएक्टेंट या सॉलिड मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के केस में। तो नॉर्मली क्या है, रियल लाइफ में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो एक ए है और एक बी ले लिया है, मैं आपसे पूछूं कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आप हमेशा बोलोगे कि ए का ज़्यादा है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिकुलर लेवल में क्या होता है कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा
ओके जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा, उसका उतना सरफेस एरिया होगा। अगर मान लो इसको मैं सी दे दूं, ये जो छोटे वाले मैंने ड्रॉ किए हैं, और अब आपसे मैं पूछूं कि ए बी सी में से बताओ कौन सा सबसे हाईएस्ट सरफेस एरिया किसका होगा, तो आप हमेशा मॉलिक्यूलर लेवल पे सी को बोलोगे। ठीक है, अब होता क्यों है ऐसा, क्यों हम कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब जैसे इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा शुगर्स, ठीक है, तो आपने देखे होंगे कि शुगर जो है उसके कहीं कहीं आपको बड़े बड़े क्यूब्स दिखाई देंगे। नॉर्मली घरों में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम पाउडर्ड शुगर भी यूज़ करते हैं। पाउडर्ड शुगर मतलब क्या हुआ कि इस छोटे शुगर को हमने और ज़्यादा रिफाइन कर दिया। ठीक है, ग्राइंड करके और छोटा कर दिया हमने, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर सरफेस एरिया के टर्म्स में बात करें तो पाउडर्ड शुगर का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी के लिए कह रहे हैं तो सबसे छोटा होना चाहिए साइज, और ऐसे नॉर्मल तो जो बड़ा है उसका सरफेस एरिया हो गया। लेकिन जब भी हम रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। अब क्या है कि मान लो तुम शुगर को तुम किसी वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो ये बड़ा वाला है इसको डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर तुरंत घुल जाएगी, और ये जो बड़ा शुगर है ये टाइम लेगा, जो बड़ा क्यूब है शुगर का, राइट। तो ये क्या आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे किसी भी मॉलिक्यूल का या रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अपने आप इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन के साथ क्या फंडा है, कंसंट्रेशन के साथ एक सिंगल टर्म में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो वो होता है कि, इसको मैं ब्लैक इंक से ले लेती हूँ कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन में क्या है कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट, जो इसी टर्म से डिराइव किया हुआ है। लेकिन वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी हमको सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग में इतना समझना है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट का, वैसे ही क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ए में बी को जब मिक्स कर रहे हैं या रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें एक सी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी के केस में या कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा कि मान लो 1 मोल ऑफ ए is reacting with 1 mole of B to form 1 mole of C। लेकिन मान लो किसी वजह से क्या हुआ कि A जो है हमारे पास ख़त्म हो गया या बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में है, तो हमने इसका क्या किया 0.25 ले लिया मोल्स, और इसको तो 1 ही ले लिया। अब हम वेट कर रहे हैं C के बनने का, क्योंकि A अवेलेबल ही नहीं है, कंसंट्रेशन इसकी पूरी नहीं है कि ये B से रिएक्ट करके C बनाए। तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ C बनेगा लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, तो जो हमें 1 मोल C चाहिए वो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बहुत डिक्रीज कर जाएगी। सो देयरफॉर कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये सिर्फ वन टाइप ऑफ रिएक्शन में ही काम करता है। ठीक है, या एक टाइप के रिएक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज फोटोसेंसिटिव और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में हो रही हैं या लाइट से अफेक्टेड हो रही हैं, सिर्फ उन्हीं पे इस फैक्टर का इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट होगा, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल HCl का फॉर्मेशन देख लो। HCl जो बनता है H2 प्लस Cl2, ये H म्यू के प्रेजेंस में, H म्यू मतलब क्या हो गया फोटोन। ठीक है, फोटोन, इसके प्रेजेंस में ये बना लेता है 2 मोल्स ऑफ HCl, राइट। अब क्या है कि ये जो फोटॉन्स हैं, फोटोन मतलब क्या हुआ कि जो लाइट होता है दैट इज द पैकेट ऑफ
फोटॉन, मतलब एक लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे आई फॉर इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, और जितना ज़्यादा आप फोटॉन बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चली जाएगी। ओके तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पे एच म्यू साइन में लिखा हुआ है रिएक्टेंट रिएक्शन के ऊपर, या फिर कोई फोटो सेंसिटिव या फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इफेक्ट पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, आइए देखते हैं। कैटलिस्ट देखिए क्या करता है कि नॉर्मली कोई, मान लो एक ग्राफ से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई एक ग्राफ ले रहे हैं, इस साइड आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे मान लो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये R से हो गया आपका रिएक्टेंट। तो अब क्या है कि रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करना, दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में मान लो A प्लस B हैं, ये आपस में रिएक्ट करना शुरू किया, ठीक है। आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करते जा रहे हैं एक दूसरे से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इनकी क्या होगी, एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कैटलिस्ट क्या करता है, मान लो ये जो एनर्जी है, इसको जो ये एक्टिवेशन एनर्जी आई जिसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट, ये एज्यूम कर लो कि ये हो गया आपका 100 किलो जूल, ठीक है। इसको मैं किसी और पेन से ले लेती हूँ तो समझना और इजी हो जाएगा। ये आपका हो गया 100 किलो जूल, आपने 100 किलो जूल एनर्जी दी है, तो अब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये इसकी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होगा कि हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, अब रिएक्टेंट के साथ ही हमने क्या किया, ऐड कर दिया है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, सिंपल, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो जो मान लो जो रिएक्शन पहले हो रही थी 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी में, अब हो सकता है कि नेक्स्ट वो 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी में ही होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और फिर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी मान लो ये आपकी, इधर अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये मान लो हो गया आपका 50 किलो जूल। तो अब क्या हुआ गया कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी को इतना डिक्रीज कर दिया कि जो आपके रिएक्शन की जो आपने जो टोटल एनर्जी लगा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम एनर्जी में होने लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। नॉर्मली क्या होता है, कैटलिस्ट हम कब यूज़ करते हैं, कोई रिएक्शन है जो बहुत स्लो स्पीड से चल रही है, या कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ओके। देन द लास्ट वन इज टेम्परेचर, ओके। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि आप, बस इसके साथ सिंपल सी चीज़ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ओके। जैसे कि एक जनरल हाइपोथेसिस ये निकाली गई है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 2-3 टाइम्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि अगर मान लो ये पूछा सकता है सिंपल कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई एग्जिस्टिंग रिएक्शन थी, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मान लो 10 था, ठीक है, वो 10 मोल्स पर लीटर पर सेकंड के स्पीड से हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो रहा है, अब उसकी नई जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, तो वो जो नई रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको आप सिंपल 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो या तो 20 होगी या फिर 30 हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर ऑप्शन में आपके 20 दिया है तो आप 20 सेलेक्ट कर लेना, 30 दिया है तो 30 सेलेक्ट कर लेना। ऑब्वियसली दोनों एक साथ नहीं देगा, तो आप ये या तो 2 टाइम्स होगा या तो 3 टाइम्स होगा विथ एवरी इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसी कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए एक अरेनियस इक्वेशन होता है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे 10 डिग्री पे ये डबल हो जा रहा है या ट्रिपल हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, उसके लिए अलग से लेक्चर होगा जहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशन को। ठीक है, वहाँ पे एक ग्राफ है और इक्वेशन है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। अरेनियस इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो अभी हम वहाँ यहाँ पे वो हेडेक नहीं लेंगे। अभी हमें सिंपल क्या है, कंसेप्ट समझने हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो फाइनली हमने सारे के सारे फैक्टर्स देख लिए हैं। हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखा है। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट में उसका फिजिकल नेचर क्या है, मतलब स्टेट कैसा है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है। केमिकल नेचर में हमने उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट सॉलिड के केस में देखा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन के साथ हमने देखा है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने देखा है फोटोसेंसिटिव या फोटोकेमिकल रिएक्शन में, और ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सो इतना ही है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। जितने क्वेश्चंस बन सकते थे या जो जो पॉइंट्स थे मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा कोई भी इश्यूज हो, कोई आपको क्वेश्चन मिले जो आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और इस आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करूं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।